हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द मिशन सक्सेस हैप्पी। फ्रेंड्स, आप लोग को देखिए यहाँ पे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो चलाया जा रहा था आप लोग को प्रैक्टिस सेट, इसमें आप लोग को प्रैक्टिस सेट जो 3 था, यह प्रैक्टिस सेट नहीं हल प्रश्न पत्र था। तो ये आप लोग को 3 तक कंप्लीट कर दिया गया है और आज आप लोग को देखिए कि हल प्रश्न पत्र 4 आप लोग को स्टार्ट किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग यह देखिए कि रोशन आनंद सर के द्वारा जो यह बुक निकाला गया है, यह बहुत बढ़िया बुक है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, अच्छे से देखिए। आप लोग को देखिए इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो देखिए पूरा एक्सप्लेन जब इसमें किया गया है तो हम भी सोचते हैं कि आप लोग को कुछ ज़्यादा जो भी एक्सप्लेन किया गया उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम आप लोग को ज़्यादा लगेगा, तो टाइम से घबराना नहीं है। टाइम आप लोग को लगेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा आप लोग सब्र करके देख लीजिए। अगर कहिएगा तो हम केवल प्रश्न और आंसर बता देंगे, तो उससे आपको ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए आप लोग को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, तो आप लोग को टाइम लग जाता है। तो धैर्य रख के थोड़ा देख लीजिएगा वीडियो को और पूरा वीडियो देखिए। और फ्रेंड्स, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ऑल बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं जा पाता है, इसलिए बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग शेयर ज़रूर करिए, वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक भी ज़रूर कीजिए। और आप लोग को इस वीडियो में जो गलती लगता है या आप लोग को कुछ सुधार की ज़रूरत है, तो आप लोग कमेंट कीजिए और बोलिए और बताइए कि सुधार करने की ये ज़रूरत है, हम उसको सुधार करेंगे। आप लोग इसमें बेझिझक, मतलब झिझकना नहीं है, बोलिए, आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट देखेंगे, आप लोग का सुनेंगे। देखिए यह चैनल आप ही सबका है, इसमें आप सबका योगदान है, इसलिए आप लोग पूरे वीडियो को देखिए और चैनल में जो भी दिक्कत लगे, त्रुटियां लगे, आप ज़रूर कहिए। तो चलिए कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। आप लोग को देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हल प्रश्न पत्र संख्या 4 का पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए कि जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो कहलाता है, तो आपको आज़ाद शत्रु कहलाता है। यहाँ पे देख लेते हैं अनेक शब्द का एक शब्द। तो यहाँ देखिए जिसकी बाह जांघ तक लंबी हो जे, उसे क्या कह सकते हैं, आजान बाहु कहा जाता है। और यहाँ देखिए जिसके जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं। और फेंक कर चलाया जाने वाले हथियार अस्त्र कहलाता है। और जिसके पास कुछ न हो उसे अंकीचन कहलाता है, उसे अंकीचन कहलाता है। यहाँ पे देखिए जिसकी आशा न की जाए उसे क्या कह सकते हैं, तो उसे अप्रत्याशित कह सकते हैं। जो कम बोलता हो उसे अल्पभाषी या मितभाषी कह सकते हैं। जिसके 4 पैर हो उसे यानी चतुष्पद कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए रात और संध्या के बीच का समय को गोधूली कहा जाता है, गोधूली। देखिए कम खर्च करने वाला यहाँ देखिए मितव्ययी कहा जाता है। और कम बोलने वाला को मितभाषी कहा जाता है। और अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए कि धन को व्यर्थ की खर्च करने वाला होता है, तो उसको क्या कहते हैं। देखिए कि ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है डी में कि अपव्ययी कहा जाता है। और यहाँ पे दिया गया था भी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न देखिए कि जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित है उसे क्या कह सकते हैं, तो उसे कहा जाता है अधो हस्ताक्षर कर्ता। ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए आगे 4 नंबर देखते हैं कि बरसात बिल्कुल न होना कहलाता है, तो इसको क्या कह सकते हैं, अनावृष्टि कहते हैं, अनावृष्टि कहा जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 5 नंबर देखिए कि निम्न विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द पूछ रहा है आपको, तो यहाँ पे अंडी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अंडी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं तत्सम से तद्भव में परिवर्तित होने वाले शब्द। तो यहाँ देखिए अग्नि से हो जाएगा आपको तद्भव में आग हो जाएगा। यहाँ जल से हो जाएगा पानी हो जाएगा। नयन से आँख और पुष्प से फूल हो जाएगा। और तद्भव कहते किसे हैं, थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए कि तद्भव कहते किसे हैं। तो देखिए संस्कृत भाषा के वे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं उसे तद्भव शब्द कहे जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न देखिए, यहाँ पे है कि बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ है, तो इसका अर्थ हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा कि अवसर का लाभ उठाना हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कुछ जो दिए गए हैं मुहावरे कि अपना उल्लू सीधा करना यानी अपना काम निकालना हो जाएगा। आँख की किरकिरी होना माने अप्रिय लगना। यहाँ पे काम काज में रोरा होना यानी काम न जानना। यहाँ पे देखते हैं कि पानी पीकर घर पूछना यानी काम निकलने के बाद सोचना।
यहाँ पे देखते हैं आगे 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो इसमें स्त्रीलिंग आपको दिन जो है यह स्त्रीलिंग नहीं है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 8 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है। तो हंस का इसमें पर्यायवाची आपको देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, मराल हो जाएगा, मराल हो जाएगा। आगे यहाँ देख लेते हैं हंस का और पर्यायवाची क्या क्या होता है। तो यहाँ देखिए कलकंठ हो जाएगा, मानसौक हो जाएगा, और यहाँ पे शिवपक्ष और देखिए सरस्वती वाहन मराल होता है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे तुरंग शब्द के पर्यायवाची देख लीजिए। तुरंग के सैंधव होता है, अश्व होता है, घोड़ा होता है, और बाजी रविपुत्र है, घोतक होता है। और भुजंग का देखिए सर्प होता है, अहि नाग विषधर व्याल उरग सांप और सारंग होता है सर्प यानी भुजंग का पर्यायवाची। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 9 नंबर में कि चूज द वर्ड्स विच इज साइनोनिम्स ऑफ द वर्ड गिवन इन बोल्ड लेटर। तो यहाँ पे बोल्ड लेटर का आपको पूछ रहा इवोक का, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका सी हो जाएगा, कॉल फोर्थ हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 10 नंबर देखिए कि चूज द वर्ड विच इज एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड्स गिवन इन बोल्ड लेटर। तो यहाँ पे आपको दिया गया है बोल्ड लेटर में इनहेल, तो इसका क्या हो जाएगा, इनहेल का हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, एक्स हेल हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 11 नंबर में दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड ही इज ब्लेंड, यहाँ पे हिस ऑन फॉल्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 भरा जाएगा, आपको ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स वर्ड्स हैज़ रॉन्ग स्पेलिंग। इसमें रॉन्ग स्पेलिंग को पूछा जा रहा है, तो इसमें रॉन्ग स्पेलिंग देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन ए इसमें रॉन्ग स्पेलिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इस तरह ना हो करके यहाँ पे देखिए कि इस तरह से होगा, जो SC लगा हुआ है वहाँ पे CE होना चाहिए था, यहाँ देख लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 13 नंबर देख लीजिए कि 13 में कौन हो जाएगा। तो 13 में आपको रॉन्ग स्पेलिंग यहाँ पे देखिए सी का हो जाएगा। तो कैसे होना चाहिए, यहाँ पे देखिए कि यहाँ लिखा हुआ है सी, यहाँ ऑप्शन सी वाला यहाँ आंसर हो जाएगा। तो इसका यहाँ अशुद्ध है और यहाँ शुद्ध है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 14 नंबर देख लेते हैं। 14 नंबर देखिए यहाँ पे इसमें आपको एरर ढूंढना है, आपको एरर बताना है इसमें। तो 14 का एरर आप में बी हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से लेकर के जो यहाँ तक है दिया गया ऑप्शन, इसमें आपको एरर मिलेगा देखने को। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपको। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 15 को देखिए, इसमें भी आपको एरर ही ढूंढना है। तो इसमें भी आपको ऑप्शन बी में ही एरर है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी जस्ट, यहाँ पे डिडंट, यहाँ पे जो लिखा हुआ है न्यू, यहाँ पे इसी के जगह पर यहाँ पे देखिए कि ए होना चाहिए था, नाउ होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे NE कर दिया गया है, NO होना चाहिए था, इसी में एरर है। चलिए बी ऑप्शन सही इसका हो जाएगा 15 का। 16 को देख लेते हैं कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था। तो भारत का संविधान आपको 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। चलिए इसके बारे में और डिटेल्स देख लेते हैं कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किए गए मूल संविधान में प्रस्तावना और 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। देखिए अंगीकार किया गया और अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, जो भी सब पूछेगा ये आपको 26 नवंबर 1949 को ही आंसर आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे कि भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया, जिसका गठन आपको जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ तथा इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और जिसे पूरे संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया है। भारत के संविधान के मुख्य वस्तुकार के रूप में BR अम्बेडकर को जाना जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 26 नवंबर 1949 को नागरिकता चुनाव तदर्थ संसद अस्थायी व परिवर्तनशील नियम तथा छोटे शीर्षकों से जुड़े अनुच्छेद समेत कुल 15 अनुच्छेद को लागू किया गया। संविधान के शेष प्रावधान 26 नवंबर 1950 को लागू हुए। 26 जनवरी 1950 को संविधान की शुरुआत के दिन के रूप में देखा जाता है और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि भारतीय राजनीतिक में कार्यपालिका
किसके अधीनस्थ है? तो कार्यपालिका आपको विधायिका के अधीनस्थ है। यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन मॉडल पर आधारित है और अनुच्छेद 74 से 75 इसमें वर्णन किया गया। आगे यहाँ पे देख लीजिए कि सरकार की संसदीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। और यहाँ देख लेते हैं कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है, अनुच्छेद 53 में कहा गया है, और जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा कराता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए। आप लोग को यहाँ पे जो दिया गया एक्स्ट्रा फैक्ट उसको आप लोग को बताया भी जा रहा है इसमें, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ा सा सब्र करके पूरा वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को यह जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो आपको बहुत मतलब लाभ देने वाला है एग्ज़ाम में, तो लाभदायक होगा आपको, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। तो चलिए आप लोग सब्र करके देखना है, ये नहीं सोचना है कि इसमें टाइम ज़्यादा है, ज़्यादा टाइम का वीडियो है, तो ये सब नहीं सोचना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि संविधान के लागू होने के समय निम्नलिखित आदर्शों में से किस को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो देखिए समाजवादी जो है ना आपको नहीं शामिल था उस समय। तो यहाँ देख लेते हैं, आपको यहाँ देख लीजिए कि प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द 1942 संविधान संशोधन 1976 ईस्वी द्वारा जोड़ा गया और अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार ही संशोधन किया गया। देखिए ये ऑप्शन हम नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इसी के बारे में बताया जाता है। जैसे देखिए पढ़ लेते हैं इसको हम, संविधान के लागू होने के समय समाजवादी आदर्श को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया है। तो जो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया उसी का था, इसीलिए उसको नहीं पढ़ के अगला पढ़ते हैं। चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिए 19 नंबर देख लीजिए कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष सम्मिलित किया गया है? तो ये आपको 1976 में सम्मिलित किया गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया है और इसे भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क के तहत रखा गया है और इसे सोवियत यानी पूर्व सोवियत संघ यानी रूस के संविधान से लिया गया है। देखिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, परंतु 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्धता कराने को 11वें मौलिक कर्तव्यों के रूप में जोड़ा गया। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर देखिए जस्टिस यहाँ पे अल्तमश कबीर के पश्चात भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? देखिए यह करेंट अफेयर उस समय का है, तो वह उस देखिए यहाँ पे था जस्टिस पी सदाशिव के आंसर हो जाएगा इसमें। तो आपको यहाँ देख लीजिए कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और देखिए यह सर्वोच्च न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान जो है कि 124 में यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। और अभी वर्तमान में अगर पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आपको DY चंद्रचूड़ है, याद रखिएगा चंद्रचूड़ है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि यहाँ ब्रजयान संप्रदाय है। ब्रजयान संप्रदाय जो है आपको यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और इसके बारे में देख लेते हैं आगे कि यह 7वीं 8वीं शताब्दी के आते आते बौद्ध धर्म के नियमों में और परिवर्तन आया, परिणाम स्वरूप ब्रजयान संप्रदाय का उदय हुआ। इस संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध को अलौकिक शक्तियाँ वाला पुरुष मानते थे और इसके सिद्धांत मंजूश्री मूल कल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। इसमें तंत्र मंत्र पर बल देते हुए बुद्ध को देवी तारा से जोड़ दिया गया। यहाँ पर देखिए कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे और बुद्ध का अर्थ होता है प्रकाशमान अर्थात जागृत होना। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 22 नंबर है कि राजतरंगिणी के लेखक हैं, तो राजतरंगिणी के लेखक आपको बी हो जाएंगे, कल्हण हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए राजतरंगिणी शब्द का अर्थ होता है राजाओं की नदी है और हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता था, यानी कहा गया था उस समय। और देखिए कल्हण लोहार वंश के शासन हर्ष के आश्रित कवि थे। और यहाँ पे और देख लेते हैं कि इन्होंने राजतरंगिणी की रचना लोहार वंश के अंतिम शासक जयसिंह के समय में किया था और लोहार वंश का संस्थापक यहाँ पे संग्राम राज 1003 से 28 ईस्वी तक था
और कालिदास द्वारा रचित रचना देख लेते हैं आपको कि मेघदूतम हो जाएगा, अभिज्ञान शकुंतलम हो जाएगा, कुमार संभवम, ऋतु संहार हो जाएगा, मालविकाग्नि मित्रम हो जाएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कि भास्कराचार्य ने योग वैशेषिक तथा न्याय दर्शन पर टीका लिखी और चवारक दर्शन के प्रवर्तक चवार्क थे। चवार्क दर्शन के प्रवर्तक चवार्क थे। चलिए आगे देख लेते हैं। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। वंदे मातरम के रचयिता हैं, तो इसमें आपको बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। और देख लीजिए यहाँ पे कि वंदे मातरम जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ यानी 1882 से लिया गया है। इसका यहाँ पे कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया और इसके पहले बार 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा यहाँ पे गाया गया था। यहाँ पे 1905 में स्वदेशी आंदोलन के समय यह मॉर्निंग गीत के रूप में लोकप्रिय हो गया और इसे संगीतमय जादूनाथ भट्टाचार्य द्वारा किया गया, जिससे गाने का समय 65 सेकंड है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि मैडम भिकाजी कामा द्वारा स्टुअर्टगार्ड जर्मनी में जो तिरंगा फहराया गया उसमें भी वंदे मातरम ही लिखा हुआ था। आगे यहाँ देख लेते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय कवि और साहित्यकार थे। उन्हें गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में दिया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए 24 नंबर देखिए कि गालिब थे, तो गालिब एक कवि थे। और देखिए मिर्ज़ा गालिब का जन्म आगरा में हुआ था और इनको उर्दू का सर्वकालिक महान शायर माना जाता है। इन्हें फारसी कविता के प्रवाह को हिंदुस्तानी ज़बान में लोकप्रिय करवाने का श्रेय भी दिया जाता है। यहाँ पे आगे देख लीजिए, मिर्ज़ा गालिब मुग़ल काल के आखिरी शहंशाह शासक बहादुर शाह जफ़र के दरबारी कवि भी रहे थे। इन्हें शहंशाह ने कबीर उल मुल्क और नज्म उल दौला के खिताब से नवाजा गया था। और यहाँ देख लीजिए मिर्ज़ा गालिब 1857 के विद्रोह के प्रदर्शित यानी कि अपनी आँखों से देखे थे। क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह को कौन कवि ने अपनी आँखों से देखा था, तो यही आपको मिर्ज़ा गालिब हो जाएंगे। आगे यहाँ देख लेते हैं हेनसोंग ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, हर्षवर्धन के समय में किया गया था। और आगे यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं कि हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसोंग स्थल मार्ग से भारत आया। वह चीन से 629 ईस्वी में चला और 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और भारत के बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से आया था और इनके अपना ग्रंथ सीयूकी के नाम से लिखा जो यात्रा विवरण है। और यहाँ पे देख लीजिए हेनसोंग को यात्रियों का राजकुमार तथा वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 26 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है, तो आपको नर्मदा के होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नर्मदा नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से बहती हुई अरब सागर की खंभात की खाड़ी में गिरती है। यह मुहाने पर डेल्टा के जगह ज्वार नदमुख यानी सूरी बनाती है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यह जबलपुर यानी एमपी के भेड़ा घाट में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है और इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हो जाएगा वरसांग हो गया, तावा, गंजाल, बजरन, शेर आदि है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और यह नासिक महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं नथुल्ला पास किस राज्य में स्थित है, तो नथुल्ला कहाँ हो जाएगा आपको, सिक्किम में नथुल्ला, नाथूराम का सिक्का यहाँ पे हो जाएगा, तो नथुल्ला सिक्किम हो जाएगा। यहाँ देख लेते हैं कि सिक्किम में बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है तथा गंगटोक एवं लहासा भारत और चीन के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है। यह दर्रा प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग की एक उपशाखा का भाग था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए चार मीनार स्थित है, तो यह चार मीनार कहाँ है, तो आपको हैदराबाद में है। देखिए कुतुब शाही राजवंश के शासक कुली कुतुब शाह ने
हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कराया था और जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है। गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है। यहाँ देख लेते हैं हवा महल, जंतर मंतर, खगोलीय वेधशाला जयपुर में स्थित है और जंतर मंतर जो सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित है यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने की और इसे अपनी राजधानी भी बनाया था। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल आगरा में स्थित है और अजमेर शहर अपने पुराने कई स्मारकों जैसे कि पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर विश्व के एकमात्र है। तो तारागढ़ किला, 2.5 दिन का झोपड़ा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह आदि के लिए प्रसिद्ध है। अजमेर को राजस्थान का हृदय कहा जाता है। और आगे देख लेते हैं कि डल झील स्थित है। तो डल झील कहाँ है? तो यहाँ ऑप्शन आप लोग देख लीजिए कि डल झील कहाँ है। यहाँ पे देख लीजिए कि श्रीनगर हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर हो जाएगा। आपको देखिए कि डल झील मीठे पानी की झील और इसका मुख्य आकर्षक यहाँ के शिकारे यानी हाउस बोट है। देखिए भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील जम्मू कश्मीर है जो झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण है। देखिए बेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, मानस झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। तो गुलाबी शहर के नाम से देखिए कि जयपुर को जाना जाता है। जयपुर को भारत का पेरिस या पूर्व का पेरिस भी कहा जाता है। जयपुर की स्थापना आज आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने की थी। आगे देखिए यूनेस्को द्वारा 2019 यानी जुलाई 2019 में जयपुर को विश्व विरासत का दर्जा दिया गया और लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। भोपाल को राजा भोज की नगरी तथा झीलों की नगरी भी कहा जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान में गोदी यानी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। तो यहाँ पे देखिए 31 को, तो 31 का आंसर आपको हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं 31 का आंसर बी है यानी लोथल है। 31 का आंसर लोथल हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि यह गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है और इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1955 ईस्वी में की। लोथल में नगर को 2 भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्रहरी से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया था। यहाँ के 20 समाधियाँ मिली है, यहाँ 20 समाधियाँ मिली है और इसमें यहाँ 3 युग्मित समाधियाँ का भी उदाहरण मिला है। और लोथल से प्राप्त अवशेष एवं वस्तुएं देखिए चावल और बाजरे का साक्ष्य, फारस की मुहर, धान की भूसी, मनका उद्योग के साक्ष्य, तंबे का कुत्ता, छोटा दिशा मापक यंत्र, नाव के चित्र या मॉडल आदि यहाँ से मिले हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 32 नंबर देखिए कि मान्यता अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी। तो कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो यह देखिए 18 दिन तक लड़ी गई थी। देखिए भारतीय साहित्य में 2 महाकाव्य है, एक रामायण और एक महाभारत है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो योग दर्शन के संस्थापक आपको पतंजलि हो जाएंगे। ऐसे भी याद रखिए कि योग का प्रचार अभी पतंजलि के गुरु ये रामदेव के द्वारा किया जाता है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। योग यहाँ प्रदर्शनों में से एक दर्शन है। यहाँ उत्तर वैदिक काल में ही बहुवाद, वासुदेव संप्रदाय एवं यहाँ पे देखिए षड दर्शनों का बीजारोपण हुआ। और यहाँ पे और देख लेते हैं प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक। यहाँ देखिए योग के पतंजलि हो गया, सांख्य के कपिल, और यहाँ न्याय के गौतम, और पूर्व मीमांसा के जैमिनी हो गया, उत्तर मीमांसा के बदरायण हो जाएगा, और वैशेषिक के कनाद चाहे उल्लूक हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 34 नंबर की उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है। तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम आपको वज्जी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के 16 महाजनपदों में से बिहार के 3 महाजनपद मगध, वज्जी और अंग का वर्णन अंगुत्तर निकाय, बौद्ध साहित्य एवं भागवती सूत्र यहाँ पे जैन साहित्य में मिलता है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी। तो दूसरा कहाँ हुआ था? तो आपको वैशाली में हुई थी, दूसरा वैशाली में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए चौसा की लड़ाई में शेर शाह ने किसको हराया था? तो किसको हराया था? तो शेर शाह ने हुमायूं को हराया था। आपको
हुमायूं को हराया था। चलिए आगे इसके बारे में देख लेते हैं। बंगाल से लौटते समय हुमायूं एवं शेर खां के बीच बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 26 जून 1539 ईस्वी को युद्ध हुआ, जिसमें हुमायूं पराजित हुआ। शेरशाह सूरी यानी शेर खां, इसको फरीद खां भी कहा जाता है, को बहार खां लोहानी ने एक शेर मारने के बाद शेर खां की उपाधि दी थी। चलिए आगे देख लेते हैं कि 1528 ईस्वी में शेरशाह चंदेरी के युद्ध में बाबर के साथ तथा 1529 में घाघरा के युद्ध में यहाँ पे देख लीजिए महमूद लोदी के साथ हो गया था। शेरशाह सूरी के अभियान देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लंबा है, आप लोग दिल थाम को थोड़ा सा देखिएगा इसको। यहाँ पे देखिए कि 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, 1540 में बिलग्राम या कनौज का युद्ध कहिए, और यहाँ पे देख लेते हैं 1541 में यहाँ पे गखरों के साथ युद्ध हुआ था, और यहाँ पे देखिए 1542 में मालवा का अभियान था, और 1543 में रायसीन अभियान था। 44 में देखिए 1500 मारवाड़ पर आक्रमण था, और 1545 ईस्वी में कालिंजर का अभियान था, और यह अंतिम अभियान था। और इसी कालिंजर के अभियान में शेरशाह सूरी एक अग्नेयास्त्र चला रहा था, जिसके कारण वह विस्फोट हो गया, जिसके कारण शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। चलिए यहाँ पे आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहब के रूप में कौन लोकप्रिय था? तो कौन था ये आपको देखिए बालाजी बाजीराव था, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि 1750 की संगोला की संधि में मराठा साम्राज्य का वास्तविक नियंत्रण पेशवाओं के हाथ में आ गया, और इसे पेशवाओं के लिए राजनैतिक क्रांति कहा जाता है। और 1852 में निजामों को यहाँ पे देखिए शिकस्त दी और उससे झलकी की संधि किया। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 38 नंबर है कि किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टनोवा में हैदर अली को हराया था? तो पोर्टनोवा में कौन हराया था हैदर अली को? तो यहाँ पे देख लीजिए आप कि बी हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे बी हो जाएगा, सर आयर कूट हो जाएगा, सर आयर कूट हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कि 1781 में हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच पोर्टनोवा का युद्ध हुआ, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 का भाग था। यहाँ पे हार के उपरांत दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई, और इसके बाद उसका पुत्र टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठा था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे, आत्माराम पांडुरंग हो जाएंगे, प्रार्थना समाज के संस्थापक हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में विशेष कि महाराष्ट्र में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, और इस संगठन का उद्देश्य हिंदू धर्म तथा समाज में सुधार लाना था। बाद में R.G. भंडारकर तथा यहाँ पे महादेव गोविंद रानडे इस संगठन में शामिल हुए। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रार्थना समाज के स्थापना के प्रेरणा स्रोत केशव चंद्र सेन थे, और बंगाल में प्रारंभ हुए समाज सुधारक आंदोलन का नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 40 नंबर देखिए कि ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। और यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं कि यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था, और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, और भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। और लॉर्ड डलहौजी जो था 1848 से 56 ईस्वी तक रहा था। व्यक्तिगत का सिद्धांत यह दिया था, व्यक्तिगत के सिद्धांत को लागू किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स कहा जा सकता है, उसको कहा जाता है। 41 को देख लेते हैं कि ब्रिटिश शासन अधिनियम भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो आपको सी हो जाएगा, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं कि इस पुस्तक में धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था, और यह कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष जो 1886 ईस्वी में थे। इन्होंने 26 अगस्त 1852 को बम्बई एसोसिएशन की स्थापना किए, और 1865 में लंदन इंडिया सोसाइटी तथा 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 42 नंबर की पुस्तक यहाँ पे देखिए माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? तो यहाँ पे M.K. गांधी जो हो जाएंगे,
आपको मोहनचंद करमचंद गांधी। यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, सत्य के साथ मेरा प्रयोग गांधी जी की आत्मकथा है और यह इन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 43 नंबर देखिए कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो आपको प्रशांत महासागर सबसे गहरा है। आगे देख लेते हैं प्रशांत महासागर की गहराई मेरियाना ट्रेंच विश्व का सबसे गहरा गर्त है नामक स्थान पर करीब देखिए 11,022 मीटर यह गहराई इसकी है। और यहाँ देख लेते हैं कि यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 यानी 1/3 भाग पर विस्तृत है प्रशांत महासागर। और यहाँ पे आगे देख लेते हैं प्रशांत महासागर का सामान्यतः कम विकसित मग्न तटों वाला महासागर माना जाता है। और देखिए इसमें सर्वाधिक की संख्या में लगभग 20,000 द्वीप अवस्थित है। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर हैं जो इस प्रकार हैं प्रशांत, अटलांटिक और हिंद और आर्कटिक और दक्षिण सागर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 44 को देखिए कि पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है। तो जलमंडल में कितना हो गया आपको 70% यानी 71% लगभग दिया जाता है। यहाँ पे आगे देख लेते हैं कि पृथ्वी ज्ञात ग्रहों में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीव संभव है। देखिए पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण पर्यावरणीय घटक है जिसे समस्त रूप में जलमंडल कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे 45 नंबर देखिए कि अपनी धुरी पर पृथ्वी की घूर्णन की दिशा है, तो यह आपको हो जाएगा पश्चिम से पूर्व होती है। आगे देखते हैं पृथ्वी आकार की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई और इस कारण ही पृथ्वी पर ऋतुएं परिवर्तित होते हैं। आगे यहाँ पर देख लेते हैं 46 का है कि वायुमंडल की कौन सी परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालात प्रदान करती है। तो आपको हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं समताप मंडल भी इसको कहते हैं। यहाँ पे देखिए वायुमंडल की परतें पहले देख लीजिए। क्षोभ मंडल देख लेते हैं, यह वायुमंडल की सबसे निचले परत होते हैं और इसी की औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है और इसके तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस होता है। और देखिए समताप मंडल में जो कहा गया है कि जेट विमान ये सब उड़ते हैं। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 47 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा मंडल उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा नहीं है, कौन सा मंडल, तो यहाँ पे देख लीजिए कोटा मंडल। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि भारतीय रेलवे को 18 मंडलों एवं 73 डिवीज़नों में बांटा गया है। और यहाँ देख लेते हैं हरियाणा अपने रेलवे का 100% विद्युतीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है। चलिए आगे देख लेते हैं यहाँ पे देखिए 48 नंबर देखिए कि निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है। तो सबसे कम जनसंख्या आपको सिक्किम का हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या आपको यहाँ पे दिया गया 121 करोड़ लगभग। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत के न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य बढ़ते क्रम में देखना है हम लोग को। तो यहाँ बढ़ते क्रम में देखिए सबसे कम सिक्किम हो गया, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, नागालैंड, यह बढ़ते क्रम में जा रहा है इस तरह से। और यहाँ पे देख लेते हैं कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य घटते क्रम में देखिए सबसे ज़्यादा आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर आपको पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ये सब क्रम आप लोग ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे देख लेते हैं कि भारत की कुल जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का देखिए कि 17.5% है। और देखिए यहाँ जनसंख्या घनत्व में 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और लिंगानुपात 943 है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है। तो दुधवा नेशनल पार्क आपको हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि जैव विविधता संरक्षण 2 प्रकार से किया जाता है, जैसे स्व स्थानों संरक्षण और बाह्य स्थानों संरक्षण। यहाँ पे भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। जनवरी 2023 तक में 106 राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा इसे। यहाँ देखते हैं भारत का पहले राष्ट्रीय उद्यान
जिम कॉर्बेट हैली है जो 1936 में बना और वर्तमान में इसका नाम अब वर्तमान में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान हो गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के लगभग समान है। तो ये आपको शुक्र हो जाएगा। देखिए यह घनत्व आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है और इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह भी कहा जाता है। और शुक्र पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है और इसे सांझ का तारा भोर का तारा कहा जाता है क्योंकि शाम में पश्चिम में तथा सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। 51 नंबर देख लेते हैं कि राज्यसभा में सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितना होती है। तो राज्यसभा में आपको 30 वर्ष होता है और लोकसभा में 25 होता है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं कि भारत की संसद राष्ट्रपति राज्यसभा लोकसभा के मिलकर बनता है संसद। और यहाँ पे देख लेते हैं कि राज्यसभा संसद का उच्च सदन जो अस्थाई सदन है कभी भी भंग नहीं हो सकती है, यह बात ध्यान दीजिएगा। राज्यसभा के सदस्य की कुल संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 में दिया गया है। वर्तमान समय में राज्यसभा सदस्यों की कुल संख्या 245 है जिसमें 12 आपको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। और किस लिए किया जाता है, किस किस क्षेत्र में, तो कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव करते हो तब किया जाता है। और यहाँ देखिए शेष 233 सदस्य संघ की इकाइयों द्वारा प्रतिनिधित्व करते हैं और इसके सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि भारतीय कानून के अनुसार किसी अपराधी को किशोर के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो आपको 18 वर्ष से कम को किशोर के रूप में उसे मान्यता दिया गया है। आगे यहाँ पे देख लीजिए कि सीरिया के राष्ट्रपति हैं। तो सीरिया के राष्ट्रपति हैं आपको, तो यहाँ देख लीजिए आपको हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि यहाँ बशर अल असद हो जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पे कि बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। वर्तमान में इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हरजोग है। और देखिए यहाँ पे देख लेते हैं होस्नी मुबारक मिस्र के चौथे राष्ट्रपति थे। अभी मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं स्वेज नहर भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1859 ईस्वी में फ्रांस के इंजीनियर फर्डिनेंड डी यहाँ लेसेप्स के निर्देश में आरंभ हुआ और इसका निर्माण कार्य 1869 ईस्वी में पूरा हो गया था। और देखिए 1956 में मिस्र द्वारा यह नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। और स्वेज नहर का सबसे उत्तरी पोर्ट यहाँ पतन पोर्ट सैयद और दक्षिणी पतन आपको पोर्ट स्वेज हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं इस नहर निर्माण के समय 164 किलोमीटर लंबी है और वर्ष 2015 में इसकी कुल लंबाई आपको 193.30 किलोमीटर थी। विश्व की सबसे लंबे नहरें देख लेते हैं। देखिए पनामा नहर कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। शू नहर यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका और सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। किल नहर जो जर्मनी में है जो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। यहाँ अल्बर्ट नहर जो पश्चिमी यूरोप में है एटवर्प लीग व बेनेल्क्स को जोड़ती है। और ईरी नहर जो है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यह आपको ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 55 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो 2 महाद्वीप में फैला हुआ आपको देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, इस्तांबुल हो जाएगा। तुर्की का शहर इस्तांबुल एक अंतर महाद्वीपीय शहर है। तुर्की की राजधानी अंकारा है और इस शहर का एक भाग यूरोप और दूसरा भाग एशिया में है। तुर्की को यूरोप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। हो जाएगा ये समुराई योद्धा वर्ग है, तो यह आपको हो जाएगा जापान के हैं। और यहाँ देख ले समुराई शब्द का प्रयोग कुलीन योद्धा यानी जापान में बुशी कहते हैं को दर्शाने के लिए किया जाता था। समुराई 12वीं शताब्दी में सत्ता में आए और 1868 में मेजी बहाली तथा जापानी सरकार पर हावी हो गए। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए
यहाँ पे है प्रश्न 57 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ कौन नहीं है, तो देखिए काम करने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है। देखिए संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के तहत किया गया है। और देखिए संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची संबंधित है, तो ये आपको संबंधित है देखिए भारत की भाषाओं से संबंधित है। और यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इसका विशेषताएं। देखिए कि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई है। 21वीं संविधान संशोधन जो 1967 द्वारा सिंधी भाषा को यहाँ जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन विधेयक सन 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया है। कह सकते हैं कि नमक को जोड़ा गया है। और बयान यहाँ पे 52वें संविधान संशोधन विधेयक जो 2003 द्वारा मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली भाषा को जोड़ा गया। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो यह कब जोड़ा गया था, तो आपको 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे इसी के बारे में दिया गया है कि देखिए संविधान की प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में रखा गया तथा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय दिया गया है। तो 3 प्रकार की कौन कौन न्याय है देख लीजिए। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय दिया गया है। और प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 60 नंबर। देखिए 60 नंबर है कि मेरी कॉम संबंधित है। तो मेरी कॉम संबंधित आपको बॉक्सिंग से संबंधित है। मेरी कॉम 8 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पदक जीती है और वर्तमान में मेरी कॉम राज्यसभा में मनोनीत सदस्य भी है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। कितना नंबर प्रश्न था यहाँ, 60 था। 61 नंबर देखिए यहाँ पे 61 नंबर देखिए मशरूम यानी कुकुरमुत्ता किसका उदाहरण है, तो ये आपको हो जाएगा कवक का हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 62 का कि नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है, तो नेफ्रोलॉजी आपको हो जाएगा गुर्दे का है। देखिए मानव तथा अन्य स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ा गुर्दा होता है। गुर्दे का आकार सेम के बीज की तरह होता है और कशेरुकी दंड के दोनों तरफ एक एक गुर्दा होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ 63 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी जड़ नहीं है। इसमें देखिए कि जड़ कौन नहीं है, तो अदरक इसमें जड़ नहीं। गाजर जड़ है, मूली है, चुकंदर है, ये सब जड़ है, लेकिन अदरक जड़ नहीं है। यह ताना होता है लगभग में, ताना ही मान के चलिए इसको। ऐसे देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए अदरक भूमिगत ताना का उदाहरण है। देखिए ताना ही है। और ताना पौधे का वह भाग है जो भूमि एवं जल के विपरीत तथा प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। 64 को देखिए कि किसकी कमी के कारण बच्चों में रिकेटस होता है। तो रिकेटस आपको हो जाएगा आपको विटामिन डी की कमी से होता है। देखिए विटामिन डी की कमी से वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया नामक बीमारी होता है। और विटामिन डी की कमी से होने वाले अन्य रोग जैसे हड्डियों का कमज़ोर होना, हड्डियों में दर्द यहाँ पे, और देखिए डायबिटीज़ हो जाता है, इम्यूनिटी कमज़ोर होना, सूजन और संक्रमण संबंधी रोग, कैंसर का खतरा होना, ये सब आपको विटामिन डी की कमी से होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 65 को देख लेते हैं कि मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसकी प्रकृति है। तो इसकी प्रकृति आपको क्षारीय हो जाएगा। और देखिए इसकी जो होगा पीएच मान आपको 7.7 तो होता है। और पित्त देखिए पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है जो यकृत के नीचे स्थित होती है। पित्त नालिका यकृत से जुड़ी होती है। यकृत में जो पित्त बनता है वह पित्त नालिका के माध्यम से पक्वाशय में आ जाता है और पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया द्वारा होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 66 को देखते हैं कि निर्गत साधन संभव बनाते हैं। तो संभव बनाते हैं आपको हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा आंकड़े देखना और प्रिंट करना। यहाँ पे देख लीजिए
निर्गत, निर्गत को देख लेते हैं। डिवाइस का अन्य उदाहरण हो जाएगा मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर, यहाँ जीपीएस, साउंड कार्ड्स आदि ये सब आपको निर्गत हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है। तो इसमें हार्डवेयर का उदाहरण यहाँ पे एक्सेल नहीं है। तो देखिए यहाँ कंप्यूटर सिस्टम के 3 घटक होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा होते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क को संदर्भित करता है। देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन ए हो जाएगा, लैन हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं इसको। और यहाँ देखिए लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़े सभी कंप्यूटर एक सीमित क्षेत्र में स्थित होते हैं। यह क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर की सीमा में होनी चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि एम्पियर किसकी इकाई है। तो एम्पियर किसकी इकाई है, तो यह विद्युत धारा की हो जाएगी। और आगे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं भौतिक राशि और उसके एसआई मात्रक एवं इकाई। तो यहाँ देखिए लंबाई के मीटर हो जाएगा, द्रव्यमान के किलोग्राम हो जाएगा, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा मोल हो जाएगा। और इधर संकेत दिया गया है, आप लोग इसे देख लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। 70 नंबर को निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है। तो सदिश मात्रा इसमें कौन हो जाएगा, तो प्रतिबल जो है ना आपको सदिश है। देखिए आप लोग हम फास्ट इसलिए बोल रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बहुत सारा लंबा प्रश्न दिया गया है। और प्रश्न के साथ साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें दिया गया है जो सबसे ज़्यादा है, तो उसके लिए थोड़ा सा तेज़ बोलना पड़ रहा है। और यहाँ पे देख लेते हैं सदिश राशि कौन कौन है। तो वैसे सदिश राशियाँ जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है और जो योग्य के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, वैसे जैसे वेग, विस्थापन, बल, रेखीय संवेग, कोणीय वेग, त्वरण, बल, आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पे प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र, तीव्रता, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय आघूर्ण, ये सब आपको विद्युत सदिश हो जाएगा। और अदिश देख लीजिए, यहाँ पे अदिश देख लेते हैं। जैसे हो गया द्रव्यमान हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, तापमान हो जाएगा, विद्युत धारा हो जाएगा, सब को अदिश राशि हो जाएगा। 71 को देख लेते हैं कि एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित है। तो एक परमाणु के नाभिक में सम्मिलित हैं, तो क्या क्या सम्मिलित है यह आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन सी है, इसका देख लीजिए कौन कौन है। यहाँ पे देखिए नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। देख लीजिए यहाँ पे नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सम्मिलित होते हैं। देखिए जॉन डाल्टन ने 1803 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार परमाणु अविभाज्य होता है। परंतु 19वीं शताब्दी के आखिरी दशक में वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया कि परमाणु विभाज्य है तथा परमाणु की एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 72 को देखिए कि न्यूटन के पहले सिद्धांत को यह भी कहा जाता है। तो यह भी कहा जाता है, जड़त्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे देख लेते हैं कि गति के नियमों को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में प्रतिपादित किया था। चलिए आगे देख लेते हैं। और न्यूटन के 3 नियम हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि हेमेटाइट किसका अयस्क है। हेमेटाइट आपको हो जाएगा लोहा का अयस्क है हेमेटाइट। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि लोहे का अयस्क देख लेते हैं। और यहाँ पे देखिए हेमेटाइट हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा, सीडेराइट हो जाएगा, लिमोनाइट हो जाएगा, आयरन पायराइट्स हो जाएगा और यहाँ पे कैल्को पायराइट्स हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 74 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस नहीं है। इसमें अक्रिय गैस नहीं है, तो हाइड्रोजन जो है अक्रिय गैस नहीं है। देखिए आवर्त सारणी के समूह 18 में रखे गए तत्वों को अक्रिय गैस कहा जाता है। अक्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस भी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 75 को देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी हास्य गैस यानी लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है। तो ये आपको नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, N2O हो जाएगा, N2O हो जाएगा। इसे सूंघने से हंसी आती है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। ये चिल्ली सीरा किसका सामान्य नाम है। तो ये आपको ये हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट को चिल्ली सीरा कहते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं सोडियम नाइट्रेट का उपयोग उर्वरक के रूप में तथा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में होता है। और सोडियम नाइट्रेट चिल्ली तथा पेरू में काफ़ी मात्रा में
मिलता है। सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील क्षार धातु है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं। अत्यधिक 77 का है कि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे आंसर आपको देख लेते हैं। 77 का आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे है कि अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं। अत्यधिक किण्वन से अपशिष्ट जल में ध्वनिक के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। देखिए किण्वन एक एंजाइम प्रेरित यहाँ पे चयापचय प्रक्रिया है, जिसके तहत जीव स्टार्च या चीनी को अल्कोहल या एसिड में परिवर्तित करते हैं, जो अवायवीय रूप से ऊर्जा जारी करते हैं। और किण्वन के विज्ञान को यहाँ पे देखिए जाइमोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे है 78 को देख लेते हैं कि इंटरनेट में किस टाइप के स्विचन का प्रयोग किया जाता है। स्विचन का उपयोग किया जाता है तो आपको हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पैकेट हो जाएगा, पैकेट हो जाएगा। देखिए इंटरनेट पर उपलब्ध डाटा प्रोटोकॉल द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यहाँ देखिए TCP/IP प्रोटोकॉल द्वारा एक फाइल को कई छोटे भागों में फाइल यानी सर्वर द्वारा बांटा जाता है, जिसे पैकेट्स कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 79 का देखिए कि कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, तो यहाँ पे 700, यहाँ पे कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या हो जाएगा 700। देखिए मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 600, यहाँ पे देखिए 39 है। और मांसपेशीय अंगों में गति उत्पन्न करता है तथा शरीर को सुदृढ़ बनाती है। देखिए लंबे समय तक कठोर कार्य करने के पश्चात मांसपेशियों में थकान का अनुभव यानी लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण होता है। मानव शरीर का 40 से 50% भाग मांसपेशियों से बना है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 80 को देख लेते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत किया था। तो आपको हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, A.G. टांसले ने किया था। A.G. टांसले ने देखिए पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम परिभाषित करने और विस्तृत अध्ययन का श्रेय जर्मनी जीव वैज्ञानिक यहाँ पे देखिए अर्नेस्ट हेकेल को प्राप्त है। और वातावरण के जैव एवं अजैविक घटकों का अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और यह एक खुला तंत्र होता है जिसमें सामग्री एवं ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होता रहता है। चलिए आगे यहाँ पर देख लेते हैं 81 को कि कोशिका की खोज की है। कोशिका की खोज किसने किया है। तो आपको देखिए रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया है। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका का अध्ययन माइक्रोग्राफिया, देखिए माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ है। सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज लीवेनहॉक ने की थी। देखिए कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 82 नंबर है। 82 नंबर प्रश्न के पेनिसिलिन के जैव प्रतिरोधी गुणधर्मों की खोज की गई। तो यह किया गया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया है। देखिए इसकी खोज 1928 ईस्वी में किया गया। और फ्लेमिंग देखिए यहाँ पे पेनिसिलिन का निर्माण कवक द्वारा किया जाता है। पेनिसिलिन जैसे एंटीबायोटिक का उपयोग हानिकारक रोगाणुओं को मारने के लिए किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 83 नंबर है कि हाइड्रोफोबिया से संबंधित है। तो हाइड्रोफोबिया जो है ना आपको रैबीज से हो जाएगा। आपको जैसे देखिए रैबीज एक जीवाणु जनित रोग होता है। रैबीज रोग से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में संक्रमण होता है। और ये देखिए हाइड्रोफोबिया जो रोग है यह आपको कुत्ता के काटने से होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 84 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जहर है। इसमें से कौन सा जहर है। तो देखिए कैसियन आपको जहर हो जाएगा। यहाँ देखिए कैसियन एक अपेक्षक विष है जो कोशिकीय श्वसन का एक शक्तिशाली अवरोधक होता है। यहाँ पे देख लेते हैं NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं, जिसे साधारण नमक कहा जाता है। KCl को पोटेशियम क्लोराइड कहते हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 85 को देखिए कि घेंघा की कमी से होता है। तो घेंघा की कमी से होता है आपको आयोडीन हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन बी
आयोडीन की कमी से। और आगे देख लेते हैं, यहाँ पे विटामिन के बारे में दिया गया है कि कौन विटामिन से कौन रोग होता है। देखिए विटामिन ए की कमी से होता है आपको रतौंधी हो जाएगा, संक्रमण का खतरा, और जीरोथैलेमिया होता है। देखिए जीरोथैलेमिया पूछा जाता है और आदमी नहीं बता पाता है, तो यहाँ याद रखिएगा विटामिन ए की कमी से होता है रोग। और यहाँ विटामिन बी की कमी से देख लिए त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना। और यहाँ 5 से देखिए विटामिन 5 से B5 से तो यहाँ बाल सफ़ेद होना, मंद बुद्धि होना। और यहाँ B7 से देखिए लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना। और B11 से हृदय रोग। और B12 एनीमिया, पांडु रोग होता है। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पे 86 को देख लीजिए, अस्थिर, यहाँ पे अस्थिर सुपुरता। यहाँ पे देखिए ऑस्टियोपोरोसिस की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? तो यहाँ आपको देखिए कैल्शियम की कमी से होता है। यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा आपको। यहाँ पे देख लीजिए ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि यहाँ पे आपके शरीर का द्रव्यमान और ताकत कम हो गया। इसके कम होने पर ज़्यादातर कूल्हे, कलाई और रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने की आशंका बनी रहती है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 87 देख लीजिए, क्वाशियोरकर बीमारी की कमी के कारण होता है। तो किसके कमी के कारण होता है क्वाशियोरकर? तो आपको हो जाएगा विटामिन की कमी से होता है क्वाशियोरकर। यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे मरासमस नामक रोग भी प्रोटीन की कमी से होता है। और इस रोग में बच्चे को मांसपेशियां ढीली हो जाती है। प्रोटीन शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक है। ये कोशिकाओं, जीवद्रव एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और यह संवहन में भी सहायक होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 88 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति खतरे में नहीं है। तो इसमें देखना है कि खतरे में कौन नहीं है। तो 88 को देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन डी है। देखिए प्रश्नानुसार भारतीय तोता की प्रजाति खतरे में नहीं है। तोता जो है खतरे में नहीं है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन डी जो है ना कि भारतीय तोते आपको नहीं है। बाकी देखिए कि भारतीय गिद्ध जो हो गया, और देखिए हिमालयी बटेर हो गया, सारस, ये सब आपको खतरे में है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देख लेते हैं कि टाइटन का चंद्रमा है। टाइटन का चंद्रमा है तो ये आपको हो जाएगा किसका है? तो ये आपको शनि का हो जाएगा। देखिए शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए और इसके तल के चारों ओर वलय होना, यानी मोटी प्रकाश की कुंडली, इसकी विशेषता है। देखिए पूछा जाता है कि वलयकार ग्रह कौन है? तो ये आपको शनि ही है। और इसके वलय की संख्या 7 है। और यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। और इसे जल में रखें तो यह तैरने लगेगा, क्योंकि इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर 90 को देख लीजिए कि वोल्ट मापी यंत्र का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। तो यह किसके नापने के लिए? तो देखिए वोल्ट मापी जो है ना आपको विभवांतर को मापने के लिए मतलब किया जाता है प्रयोग। यहाँ पर देख लेते हैं विभवांतर, यह एक कूलम विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किया जाता है। और चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैथ है, तो आप लोग को मैथ का आंसर बता दे रहे हैं। आप लोग को PDF आप लोग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए 91 का आंसर आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा। और देख लीजिए यहाँ पे सॉल्यूशन भी किया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं 92 का आंसर आपको हो जाएगा -1 हो जाएगा। इसका PDF आप लोग को हम जल्द ही दे देंगे, आप लोग को टेलीग्राम पर पूरा बुक का PDF देंगे हम। यहाँ सॉल्यूशन इसका देख लीजिए 92 का। यहाँ देखिए 93 का आंसर आपको हो जाएगा C हो जाएगा। पूरा PDF आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम पर, बस आप लोग थोड़ा सा सब्र कीजिए। चलिए यहाँ 94 को देख लेते हैं। 94 का D आंसर हो जाएगा, यानी 2M हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए। चलिए 94 को देखते हैं। 95 को देखिए, यहाँ पे 95 का ये हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं 96 का, तो 96 का C हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। 97 को देख लीजिए, यहाँ पे सोल्व किया गया है। 97 का ये हो जाएगा,
105 हो जाएगा। आप लोग वीडियो को रोक करके इसे देख लीजिएगा। 98 को देखते हैं तो 98 का 20 यानी 17% हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए सॉल्व किया हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ 99 को देख लीजिए, 99 का 20 हो जाएगा, 72 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे 100 को देख लीजिए, 100 को देख लीजिए, आप लोग सॉल्यूशन किया हुआ है। 100 का आंसर आपको ये हो जाएगा। चलिए यह सेट समाप्त हुआ। आप लोग के इस चौथा सेट समाप्त हुआ। आप लोग को 5वां जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, तो आप लोग पूरा वीडियो को देखिए। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं और बनाने में बहुत मेहनत लगता है इसको, इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए और शेयर ज़रूर कीजिए। चलिए धन्यवाद।